आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। प्राइम टाइम एट 9 में हम सबसे पहले बात करेंगे देश की बेटी विनेश फोगाट की, जो ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली थी, लेकिन उससे पहले शरीर के मानने वजन से ज्यादा होने के नाम पर आज योग्य घोषित कर दिया गया। यानी गोल्ड जीतने के कगार पर खड़ी विनेश को अब कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। इस खबर के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, वो अस्पताल में भर्ती हैं। इधर पूरा देश स्तब्ध है। 140 करोड़ भारतीयों ने जो सपने अपनी बिटिया के लिए देखे थे, वो एक झटके में टूट गए। विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। It's a black day for Indian sports. पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया। सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान में एक और बड़े मुद्दे पर राजनीति हुई। उस राजनीति के केंद्र में थी ओलंपिक से सामने आए दिल तोड़ने वाली खबर। आपको इस खबर पर शुरू हुई सियासी दंगल के बारे में बताएं, उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर भारत के लिए मेडल पक्का करने वाली रेसलर विनेश फोगाट बुधवार के फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई। वजह तय नियमों से ज्यादा वजन बना। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट पर आए फैसले ने करोड़ों भारतीयों को निराश कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद विनेश दुनिया भर के खेल प्रेमियों का दिल जीतने में कामयाब रही। पेरिस ओलंपिक में 6 अगस्त के दिन भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल की दावेदार जापान की यूई सुसाकी को महिला रेसलिंग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर इतिहास बना दिया। विनेश फोगाट से पूरे देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद बांध ली, लेकिन बुधवार की सुबह विनेश फोगाट के साथ साथ देश के 140 करोड़ लोगों का ओलंपिक गोल्ड का सपना एक झटके में टूट गया। दरअसल विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। आपको बता दें कि कुश्ती के नियमों के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी का वजन 2 बार मापा जाता है। पहले सबसे शुरुआती क्वालिफिकेशन स्तर पर उसका वजन तोला जाता है। इसके बाद अगर खिलाड़ी जीतता है तो फाइनल मुकाबले से पहले उसका वजन दोबारा तोला जाता है। के शरीर का वजन तकरीबन 56 से 57 किलोग्राम रहता था और इससे पहले वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कम्पीट किया करती थी। टोक्यो में भी वो इसी वेट कैटेगरी में खेली थी, लेकिन क्योंकि इस बार 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अंतिम पंघाल पहले ही क्वालिफिकेशन हासिल कर चुकी थी जब उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मिला था, तो उसके बाद विनेश के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो एक तरीके से ओलंपिक से पीछे हट जाए या फिर अपना वजन कम करके 50 किलो वेट कैटेगरी में आए, और विनेश ने इसमें 50 किलो वेट कैटेगरी में आने को चुना, जिसके लिए उनको अपनी बॉडी वेट से बहुत ज़्यादा वजन कम करना पड़ा और जो मेहनत वो पहले किया करती थी उससे ज़्यादा करनी पड़ी। और एक बहुत बड़ी चुनौती विनेश के सामने ये थी कि किस तरह वो अपने शरीर के वजन को 50 किलोग्राम तक मैनेज कर पाएंगी। विनेश फोगाट का शरीर बार बार अपने नेचुरल वेट पर जा रहा था और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मंगलवार को विनेश ने एक ही दिन में 3 बाउट खेले और हर गेम के बीच में हाइड्रेट रहने के लिए उन्हें तय मानकों के साथ ड्रिंक्स दी गई थी, जिससे उनके वजन में करीब 2 किलो इजाफा हो गया, जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा था। खबरों के मुताबिक मंगलवार रात को विनेश का वजन 52 किलो था। उन्होंने साइकिलिंग और स्किपिंग के जरिए वजन कम करने की कोशिश की। सपोर्ट स्टाफ ने उनका वजन कम करने के लिए रात भर काम किया। रात भर की कोशिश के बाद विनेश दर्द से करहा रही थी और उनका पूरा शरीर बुरी तरह थक गया था। मंगलवार सुबह सोना के जरिए वजन कम करने की आखिरी कोशिश होनी थी, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई और विनेश को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ गया था। विनेश फोगाट का वजन मंगलवार को शुरुआती मुकाबले से पहले नियमों के दायरे में था। इसके बाद फोगाट जीत गई तो बुधवार को उनका वजन दोबारा तोला गया, लेकिन इसमें वह वजन सीमा से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इस कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। We are providing Vinesh all medical and emotional support.
The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने विनेश की हौसला अफजाई करते हुए लिखा, विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों को सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनेश फोगाट के इस तरह पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर पूरे देश में निराशा का माहौल है। विनेश फोगाट का गांव और परिवार सकते में है। डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है इस चीज़ का। और भविष्य में जो विनेश है वो मैं आएगी उस बात करूँगा। 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करवाऊंगा। विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस्नेलिस गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। विनेश का फाइनल आज यूएसए की एन सारा हिल्डेब्रांड से होना था, लेकिन अब फाइनल से विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्यूबा की रेसलर को मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओलंपिक में विनेश फोगाट ने फाइनल में जगह बनाई और आज विनेश नियमों के फेर में फंसकर डिस्क्वालीफाई हो गई और दोनों मौकों पर देश में राजनीति शुरू हुई। मोदी सरकार से कुश्ती खिलाड़ियों की तल्खी को विपक्ष ने निशाना बनाना शुरू कर दिया और अब खेल के मैदान से आने वाली विनेश के जरिए देश के नेता क्या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक फाइनल से बाहर होने के बाद भारत की राजनीति गर्मा गई। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन और सरकार पर हमलावर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फोगाट को फाइनल न खेलने देने को साजिश बताया और इसकी जांच की मांग कर डाली। किसान नेता राकेश टिकैत ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन को फेडरेशन और सरकार की साजिश तक करार दे दी। पूरे मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। खुद केंद्रीय खेल मंत्री को पूरे मुद्दे पर सदन में बयान देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की राजनीति कम नहीं हुई और विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने से नहीं चूके। पंजाब के मुख्यमंत्री मान विनेश फोगाट के गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार पर आरोपों की बारिश कर दी। देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन देश में हरियाणा की बेटी के साथ नाइंसाफी की आवाज उठने लगी। अब हरियाणा में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, ऐसे में हरियाणा से भी इस मामले पर सियासी शोर उठने लगा। फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तब कोई औचित्य नहीं था। क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनका कारण है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है। विनेश के सेमीफाइनल मैच जीतते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। अचानक पीएम मोदी के खिलाफ मीम्स बनने की शुरुआत हुई। विपक्षी नेताओं ने विनेश फोगाट के बहाने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ा था। बीजेपी के साथ कुश्ती खिलाड़ियों के तल्खी को विनेश फोगाट के बहाने पूरी तरह से हवा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन देश को अपने इस खिलाड़ी पर गर्व। बेशक किस्मत और वक्त ने फोगाट का साथ नहीं दिया, लेकिन फोगाट की प्रतिभा और मेहनत पर सबको नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर पर यूपी पुलिस ने सटीक निशाना लगाया। मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर
कुचल चुका है और अब बारी बारी से उसके गुर्गों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। कल यूपी एसटीएफ ने मुख्तार गैंग के 1 लाख इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। ये तस्वीरें उस आतंक के खात्मे की गवाही हैं, जिसके नाम भर से पूर्वांचल के बड़े हिस्से में दहशत फैल जाती थी। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय माना जाने वाले मुख्तार अंसारी का अंत तो पहले ही हो चुका है और अब एक के बाद एक उसके गुर्गों का खेल भी खत्म हो रहा है। ये पंकज यादव है, जिसकी पहचान माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर की रही है। 1 लाख रुपए का नामी हिस्ट्री शीटर पंकज यादव को कल यूपी पुलिस की एसटीएफ ने मथुरा में ढेर कर दिया है। पुलिस को पंकज यादव के मथुरा में होने की जानकारी मिली थी। मूवमेंट की खबर मिलने पर पुलिस ने पंकज यादव की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख पंकज यादव ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और शूटर पंकज यादव मारा गया। इस दौरान शूटर पंकज का साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी छापेमारी जारी है। पुलिस ने पंकज के पास से एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और उसकी बाइक भी बरामद की है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश पंकज यादव ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह पुलिसकर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था और इस पर 40 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के मामले शामिल हैं। इस हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस लंबे वक्त से दबिश दे रही थी और ये तलाश कल मथुरा में खत्म हुई। साथ ही खत्म हुआ मुख्तार के आतंक का एक और अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बरेली में पुलिस को गन्ने के खेत में एक महिला की लाश मिली। पुलिस को लूट का शक हुआ, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है मामला बहुत बड़ा हो गया। बीते 1 साल में बरेली और आसपास के इलाके में इसी तरह की 10 लाशें बरामद हुई थीं। हर बार हत्या का तरीका एक ही था। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या बरेली में घूम रहा है कोई साइको सीरियल किलर? वो रात को आता है, महिलाओं को निशाना बनाता है, गला घोटकर महिलाओं को मौत के घाट उतारता है। अभी तक 10 महिलाओं को शिकार बना चुका है। बरेली में हालात ये हैं कि अब लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। अंधेरा होने से पहले ही महिलाएं अपने घरों में छिप जा रही हैं, क्योंकि सड़कों पर घूम रहा है साइको सीरियल किलर। पुलिस ने बरेली के शाही थाना इलाके में एक लाश को बरामद किया। 45 साल की महिला की लाश वहां पड़ी थी, जिसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस पहले इसे लूटपाट या किसी दूसरे केस से जोड़ती कि जांच में हाल फिलहाल इस तरह की हत्याओं की लिस्ट सामने आ गई। ऐसे ही अलग अलग थाना क्षेत्र में 10 महिलाओं की हत्या एक ही तरीके से की गई। पुलिस ने वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पाया वहां पे कि जो 10 महिलाओं की हत्या है वो गला दबा के की गई है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सीरियल किलर है। 5 जून को पहली हत्या, 19 जून को दूसरी हत्या, 30 जून को तीसरा शव मिला, 22 जून को फिर एक लाश मिली, 23 अगस्त को अर्धनग्न लाश बरामद हुई, 31 अक्टूबर को लखीमपुर में एक और हत्या, 20 नवंबर को 60 साल की महिला की हत्या, वहीं 26 नवंबर को एक बार फिर से उम्रदराज महिला की हत्या हो गई। पुलिस ने जब इन सभी हत्याओं की जांच की तो कई बातें सामने आईं। पुलिस को इन सभी हत्याओं में कई समानताएं मिली। मृतक महिलाओं में से ज्यादातर की उम्र 50 के पार थी। सभी की हत्या गला घोटकर की गई थी। सभी की लाश किसी खेत या खुली जगह पर मिली। ऐसा लगता था ये सभी हत्याएं एक ही शख्स ने की हैं और वो साइको किलर हो सकता है। पुलिस ने फिलहाल संदिग्ध साइको किलर के 3 स्केच जारी किए हैं, लेकिन जब तक ये साइको किलर पुलिस की पकड़ में नहीं आ जाता तब तक बरेली में एक अजीब सा डर महसूस किया जाएगा। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। अब बात बांग्लादेश के मुद्दे पर हो रही भारत में सियासत की। एक तरफ बांग्लादेश के नेताओं को भारत से उम्मीद है, दूसरी तरफ भारत के विपक्षी नेता तख्ता पलट की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और एमपी कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, भारत में भी ऐसा हो सकता है। अब सवाल यह है, आखिर यह कैसी देश विरोधी राजनीति है? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा की आग धीमी भी नहीं हुई थी।
कि हिंदुस्तान में इस मुद्दे पर सियासत सुलगने लगी। विपक्षी नेताओं के जुबानी तर्कश से हिंदुस्तान में तख्ता पलट के तीर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। जो बांग्लादेश के हालात हैं वो हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। I say whatever I say in public, never in private. बांग्लादेश में हुजिया भारत का नंबर है। इन सियासी बयानबाजी से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के नफरती और कट्टरपंथी मॉडल को सीढ़ी बनाकर विपक्ष केंद्र की सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकना चाहती है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बगावत का बीज किसने बोया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, जिन्होंने एक किताब के विमोचन के मौके पर कह दिया कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य दिख सकता, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता, हम जीत का जश्न मना रहे होंगे। 2024 की सफलता शायद मामूली थी, शायद अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि अंदर अंदर कुछ तो सुलग रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने जिस किताब के विमोचन पर देश विरोधी बयान दी उसका नाम है शकवाए हिंद। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने जो कहा वो तो लिखित रूप में सामने आया, लेकिन जब उनसे आज उनके बांग्लादेश मॉडल पर सवाल किया गया तो वो अपने बयान पर अड़े नजर आए। I say whatever I say in public, never in private. ये वही सलमान खुर्शीद है जिन्हें यूपीए सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया था। इस वक्त कूटनीति के मोर्चे पर देश को उनके अनुभवों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल ये सत्ता वापसी के लिए कूटनीति की राह पर अग्रसर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है और खुर्शीद के बांग्लादेश मॉडल का पथ प्रदर्शन राहुल को बता रही है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को ले जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मनसा क्या थी। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा तो सलमान खुर्शीद से भी 2 कदम आगे बढ़कर हिंसा का चरित्र वर्णन करने में जुटे, जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी किंतु परंतु कर उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। बांग्लादेश की जनता कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। ये तो कभी नहीं चाहूंगा कि यहाँ वैसे हालात हो, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर लोकतंत्र में से चुन कर आए और तानाशाह बनने का प्रयास करें तो विरोध होगा। अगर कोई भी सरकार समय पर न चेते तो विरोध भयानक भी हो सकता है। आपको याद दिला दें कि सलमान खुर्शीद के जिस बयान का विपक्ष समर्थन कर रहा है, इन्हीं खुर्शीद साहब की भतीजी लोकसभा चुनाव में सरेआम वोट जिहाद की अपील कर चुकी है और अब खुद सलमान खुर्शीद हिंदुस्तान के सुलगने और बांग्लादेश जैसा हाल होने की चेतावनी दे रहे हैं। I say whatever I say in public, never in private. सवाल है कि आखिर ये कैसी राजनीति? क्या हाल ही में लोकतंत्र की लड़ाई में हारने के बाद अब विपक्ष तख्ता पलट की उम्मीद बांधे हुए है? क्या कांग्रेस नेताओं का ये बयान देश विरोधी नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।